नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम एलएलबी 6 सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र मूट कोर्ट के महामैराथन वीडियो के तौर पर प्रश्नों को देखेंगे। एक नजर में सब कवर करेंगे, एक नजर में सारे वीडियो के मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनको ज्यादा गहराई से हल करेंगे, उन प्रश्नों को याद करेंगे, समझेंगे तथा इन मूट कोर्ट के विस्तृत वीडियो जिन मित्रों ने अब तक ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर इसके विस्तृत वीडियो देख लें ताकि यह वीडियो आपको पूर्णतः समझ में आ सके। यह केवल एक रिवीजन के दृष्टिकोण से बनाया गया वीडियो है। यह रिवीजन के दृष्टिकोण से इस महामैराथन वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के इस मोटिवेशनल वाक्य के साथ कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। बिल्कुल सही मित्रों, सफलता के लिए जिद का होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन का मूट कोर्ट का। प्रश्नों को हल करते हैं, प्रश्नों को जो इंपॉर्टेंट है उन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अंतर्गत न्यायालय अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था किस धारा में की गई है। तो मित्रों, हम पहले भी इस इन प्रश्नों के विस्तृत को हल कर चुके हैं जैसा मैंने बताया, तथा अब हमें इनके केवल मुख्यतः प्रश्नों के आंसर को ही टारगेट करना है, एक रिवीजन के तौर पर देखना है। तो आपका पहला प्रश्न कहता है न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अंतर्गत न्यायालय अवमान के लिए दंड की व्यवस्था किस धारा में की गई है। तो धारा 14 में की गई है। विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, धारा 14। अगला प्रश्न आपका कहता है कि न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक अवमान की सुनवाई न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। तो आपका आपराधिक अवमान की सुनवाई धारा 18 के अंतर्गत की जाती है, धारा 18 के अंतर्गत की जाती है, धारा 18 के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न आपका कहता है न्यायालय अवमान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपील किए जाने का प्रावधान है। तो आपका धारा 19 के अंतर्गत अपील किए जाने का प्रावधान है। याद रखें, धारा 19 के अंतर्गत अपील किए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न आपका कहता है अधीनस्थ न्यायालय के अवमान के लिए दंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान किया गया है। तो ये शक्ति का प्रावधान धारा 10 में किया गया है। याद रखें, धारा 10 में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि औचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड का प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो आपका यह धारा 55 के अंतर्गत किया गया है। याद रखें मित्रों, धारा 55 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जमानत मुचलके जब्त हो जाने पर शास्ति की राशि कम या माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो यह आपका धारा 446(3) के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? धारा 446(3) के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है न्यायालय अवमान अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय के अवमान को परिभाषित करती है। तो न्यायालय के अवमान को धारा 2 का परिभाषित करती है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, धारा 2 का परिभाषित करती है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद व्यावसायिक विवाद से संबंधित है। व्यावसायिक विवाद से संबंधित वाद कौन सा है। तो यह है प्रहलाद शरण गुप्ता बनाम काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन सा है? प्रहलाद शरण गुप्ता बनाम काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न आपका कहता है राज्य सरकार के विरुद्ध मामलों पर मामलों में वाद संस्थित करने के लिए नोटिस व्यवहार प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत नोटिस दिया जाता है। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि धारा 80 के अंतर्गत नोटिस दिया जाता है। किसके अंतर्गत दिया जाता है? धारा 80 के अंतर्गत नोटिस दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि वादियों को समन के लिए प्रार्थना पत्र प्रक्रिया की किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि धारा 311 के अंतर्गत दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित नहीं है। आपको वह दंड प्रक्रिया संहिता की वह धारा बताना है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से संबंधित नहीं है। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि धारा जो 160 है वह FIR से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है पति के खिलाफ दहेज से पीड़ित मामलों में पत्नी द्वारा किस धारा के अंतर्गत परिवाद दायर किया जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा कि धारा 498 के अंतर्गत परिवाद दायर किया जाएगा। किसके अंतर्गत दायर किया जाएगा? धारा 498 के अंतर्गत परिवाद दायर किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है अभियुक्त के खिलाफ बलात्संग के मामले में भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पीड़ित स्त्री को परिवाद दायर किया जाएगा। तो यहाँ पे धारा 376 के अंतर्गत जो बलात्संग के मामले हैं वो धारा 376 के अंतर्गत
अंतर्गत आते हैं, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि भरण पोषण के मामले में परिवाद किस धारा के अंतर्गत दायर किया जा सकेगा। अगर भरण पोषण के मामले में पूछा जाए तो भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत दायर किया जाएगा। किसके अंतर्गत दायर किया जाएगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत दायर किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है न्यायालय में उपस्थित से अभिमुक्त प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो आपका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के अंतर्गत दिया जाता है। किसके अंतर्गत दिया जाता है? दंड संहिता की धारा 205 के अंतर्गत दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया जाएगा? आपको जो यदि अग्रिम जमानत के लिए पूछा जाए तो अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र धारा 438 के अंतर्गत दिया जाएगा। किसके अंतर्गत दिया जाएगा? धारा 438 के अंतर्गत दिया जाएगा। आपको जो कथन दिए गए हैं उनमें से सत्य कथन बताना है। तो आपका जो सत्य कथन है वह है कि किसी भी आयु का व्यक्ति या किसी भी आयु के व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया जा सकता है। ये जो कथन दिए गए हैं ये दिए गए हैं अधिवक्ता के नामांकन से संबंधित। तो आपका जो विकल्प, इसका विस्तृत वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें, ताकि ये प्रश्न आपको जो दिए गए प्रश्न जो हम अध्ययन कर रहे हैं तो यह हम आपको एक नजर सब कवर, ताकि कम समय में सभी प्रश्नों को रिवीजन करना या फेरना अगर कह दिया जाए ये होता है। लेकिन अगर आपको विस्तृत देखना चाहिए, देखकर ही आपको किसी प्रश्न को पूर्णतया समझ पाई जा सकती है, तो विस्तृत देखने के लिए लिस्ट में जाकर आप मूड कोर्ट के वीडियो देख सकते हैं। 2 पार्ट में बनाए गए हैं, 2 पार्ट में ही आपको संपूर्ण सीरीज याद करा दी गई है। तो चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अधिवक्ताओं के नामांकन से संबंधित है, जिसमें कथन नंबर ए सही है कि किसी भी आयु के व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किसे मूड कोर्ट पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से किसको मूड कोर्ट पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। जो प्रांड न्याय है उसको मूड कोर्ट पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अधिवक्ता अपने वकालत के व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय नहीं कर सकता है, यह निर्णीत किया गया। आपसे वाद पूछा गया है कि किसमें यह निर्णीत किया गया कि अधिवक्ता अपने वकालत के व्यवसाय के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता है। यह निर्णीत किया गया था डॉक्टर हनीराज एवं चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। किसके बाद में? कि डॉक्टर हनीराम एवं चुनाली बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के संबंध में यह भी निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है अभिवचन में तात्विक तथ्यों का कथन होगा, न कि साक्ष्य का। यह कथन दिया गया है, तो यह कथन आपका दिया गया है आदेश 6 नियम 2 के अंतर्गत। किसमें दिया गया है? आदेश 6 और नियम 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है व्यवहार प्रक्रिया संहिता के किस नियम में वाद पत्र संबंधी नियम दिए गए हैं। तो आपका दिया गया है आदेश 7 में, अर्थात व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 में नियम में वाद पत्र संबंधी नियम दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित कथन के संबंध में नियम दिए गए हैं, लिखित कथन के संबंध में नियम दिए गए हैं। ध्यान रखें, लिखित कथन के संबंध में नियम दिए गए हैं। तो जो लिखित कथन के संबंध में नियम है तो आदेश 8 में दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? आदेश 8 में दिए गए हैं। आदेश 8 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट होगा, इसका उल्लेख किया जाता है। जो प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट होगा इसका उल्लेख लिखित कथन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? लिखित कथन में किया जाता है। मित्रों एक एक प्रश्न को इसी प्रकार समझ कर याद करेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तब वो प्रश्नों की पूरी तरह से जो उसका प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, क्या उसका आंसर है, यह क्लियर हो सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 39 कि मुजरा की विशिष्टियां की जाएंगी। मुजरा की विशिष्टियां की जाएंगी, तो जो मुजरा की विशिष्टियां हैं वो वाद पत्र में की जाएंगी। किसमें की जाएंगी? वाद पत्र में की जाएंगी। अगला प्रश्न आपका कहता है राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में 25,000 रुपए तक के मूल्यांकन वाले सिविल मामले सुने जा सकेंगे। तो जो 25,000 रुपए तक के मूल्यांकन के सिविल मामले हैं वह सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड में सुने जाएंगे। किसमें सुने जाएंगे? सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड में। किसमें सुने जाएंगे? सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड में सुने जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है वाद का मूल्यांकन किया जाता है। तो जो वाद का मूल्यांकन है वो सिविल वादों में किया जाता है। वाद का मूल्यांकन कहाँ किया जाता है? सिविल वादों में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिवादी वादी के विरुद्ध काउंटर क्लेम कर सकता है। अगर प्रतिवादी वादी के विरुद्ध काउंटर क्लेम कर सकता है तो आपका कहता है किसमें? तो इसका कथन लिखित कथन में। विकल्प नंबर ए सही होगा कि प्रतिवादी वादी के विरुद्ध लिखित कथन में काउंटर क्लेम कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विशेष कथन का लेखन किया जाता है। तो जो विशेष कथन का लेखन किया जाता है वो लिखित कथन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? लिखित कथन में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। अगर
पक्षकार बनाना है किसी को तो इसका प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। तो किसके अंतर्गत दिया जाएगा? आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत दिया जाएगा। किसके अंतर्गत दिया जाएगा? आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपको कहता है कि बेहतर विशिष्टियां का प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। बेहतर विशिष्टियों के विषय में पूछा गया है कि बेहतर विशिष्टियों का प्रार्थना पत्र किसके अंतर्गत दिया जाएगा? तो इसका आपका आदेश 6 नियम 5 के अंतर्गत दिया जाएगा। किसके अंतर्गत दिया जाएगा? आदेश 6 नियम 5 के अंतर्गत दिया जाएगा बेहतर विशिष्टियों के लिए प्रार्थना पत्र। अगला प्रश्न आपको कहता है अभिवचन में संशोधन के लिए व्यवस्था की गई है। अभिवचन में यदि संशोधन करना है तो इसके लिए व्यवस्था कहां की गई है? तो ये की गई है आदेश 6 नियम 17 में। कहां किया गया है? आदेश 6 नियम 17 में व्यवस्था की गई है अभिवचन के संशोधन के लिए। कहां व्यवस्था की गई है? आदेश 6 नियम 17 में व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न आपका कहता है एक पक्षीय कार्यवाही अथवा डिग्री को अपास्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। एक पक्षीय कार्यवाही अथवा डिग्री को अपास्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा तो यह दिया जाएगा आदेश नियम 13 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आदेश नियम 13 के अंतर्गत दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि रिसीवर की नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। रिसीवर नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र किसमें दिया जाएगा? तो आदेश 40 के अंतर्गत दिया जाएगा। किसके अंतर्गत दिया जाएगा? आदेश 40 के अंतर्गत दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी एवं कुर्की के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। तो जो निर्णय की पूर्व गिरफ्तारी एवं कुर्की के लिए प्रार्थना पत्र है वह आदेश 38 के अंतर्गत दिया जाएगा। किसके अंतर्गत दिया जाएगा? आदेश 38 के अंतर्गत दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है अस्थायी आदेश के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। तो अस्थायी आदेश के लिए प्रार्थना पत्र है दिया जाएगा तो यह आदेश 39 के अंतर्गत दिया जाएगा। किसके अंतर्गत दिया जाएगा? आदेश 39 के अंतर्गत दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 51 कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित नहीं है? आपका जो दा प्राशा याद रखें ये प्रश्न ये इनमें ये शब्द में कंफ्यूज नहीं होता है। दंड प्रक्रिया संहिता है। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित नहीं है? कौन सी है? धारा 160। कौन सी धारा है? धारा 160 जो है तो एफआईआर से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अंतर्गत न्यायालय अवमान के लिए दंड की व्यवस्था किस धारा में की गई है? तो जो इसकी व्यवस्था की गई है धारा 14 के अंतर्गत की गई है। किस धारा में की गई है? धारा 14 के अंतर्गत की गई है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक अवमान की सुनवाई न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी? तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि धारा 18। कौन सा है? धारा 18 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 54 अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान किया गया है। तो जो उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान है धारा नंबर 10 में किया गया है। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के अवमान के लिए दंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति धारा 10 में वर्णित की गई है। अगला प्रश्न आपका कहता है औचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड का प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह दिया गया है धारा 35 के अंतर्गत। याद रखें धारा 35 के अंतर्गत औचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड का प्रावधान किया गया है अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका कहता है जमानत या मुचलके जब्त हो जाने पर शास्ति की राशि कम या माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो यह धारा 346(3) के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? धारा 346(3) के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि न्यायालय अवमान अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय के अवमान को परिभाषित करती है? तो आपका धारा 2 का न्यायालय के अवमान को परिभाषित करती है। कौन सी करती है? धारा 2 का परिभाषित करती है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित वादों में से किस वाद में निर्णय दिया गया कि अवमान संवैधानिक रूप से विधिमान है? आपको वह वाद बताना है जिसमें निर्णय दिया गया कि अवमान संवैधानिक रूप से विधिमान है। तो आपका सही विकल्प होगा सी के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता। विकल्प नंबर डी। कौन सा? सी के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता। अगला प्रश्न आपका कहता है कि न्यायालय के अवमान की परिभाषा सर्वप्रथम किस अधिनियम में दी गई? आपको अधिनियम बताना है तो इसका सही आंसर होगा न्यायालय अवमान 1971। न्यायालय अवमान 1971। अगला प्रश्न कहता है अवमान्य की कार्यवाही। तो अवमान की कार्यवाही ना तो दांडिक है और ना ही सिविल है। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि ना तो दांडिक है और ना ही सिविल है। अगला प्रश्न आपका कहता है किसके विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती है। न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किस वाद में अवमान के लिए अधिवक्ता के प्रैक्टिस करने के लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है? आपको वह बात बताना है जिसमें अवमान के लिए अधिवक्ता के प्रैक्टिस करने के लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। तो यह है इंदी वीसी मिश्रा के वाद में। किसमें? इंदी वीसी मिश्रा के वाद में।
अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका सत्य कथन है कि अधिवक्ता विधिक व्यवसाय का विज्ञापन नहीं कर सकता है। यदि अधिवक्ता है तो विधिक व्यवसाय का विज्ञापन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा भारतीय विधिक परिषद को अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले व्यवसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक को विदित करने की शक्ति प्रदान करती है। तो आपका इसमें विकल्प नंबर ए सही होगा कि धारा 49। धारा 49 कौन सी प्रदान करती है, तो धारा 49। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाद व्यवसायिक उपचार से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तुलसीराम पटेल। कौन सा, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तुलसीराम पटेल। अगला प्रश्न आपका कहता है केवल अधिवक्ता वर्ग ही विधि व्यवसाय करने का हकदार है, यह किस धारा में है। आपको वह धारा बताना है जिसमें वर्णन किया गया कि केवल अधिवक्ता वर्ग ही विधि व्यवसाय करने का हकदार है। तो यह आपकी धारा है, धारा 29 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि केवल अधिवक्ता वर्ग ही विधि व्यवसाय को करने का हकदार है। धारा 29 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है कौन सा कथन ठीक है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन ठीक है। सीधे आप विस्तृत में यह बात देख चुके हैं कि इनमें 4 कथनों में से अधिवक्ता के विषय में पूछा गया, अधिवक्ता किसका ऑफिसर है, किसके अंतर्गत कार्य करता है। तो अधिवक्ता न्यायालय का ऑफिसर होता है। क्या होता है, न्यायालय का ऑफिसर होता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किस वाद में एक अधिवक्ता ने अपने प्रतिपक्ष पर न्यायालय कक्ष में चाकू से हमला किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि किस वाद में अधिवक्ता ने अपने प्रतिपक्ष पर न्यायालय कक्ष में चाकू से हमला किया था। तो इसका विकल्प नंबर सी सही होगा कि हिम्मत अली खां बनाम ईश्वर प्रसाद। कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर सी हिम्मत अली खां बनाम ईश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न आपका कहता है न्यायालय अवमान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपील किए जाने का प्रावधान है। न्यायालय अवमान के अधिनियम की किस धारा, आपको धारा बताना है कि किसके अंतर्गत अपील किए जाने के प्रावधान है। तो अपील का प्रावधान है धारा 19 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है, धारा 19 के अंतर्गत। विकल्प नंबर सी सही होगा कि धारा 19 के अंतर्गत। धारा 19 के अंतर्गत, धारा 19 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान के संघीय चरित्र का समर्थन नहीं करती है। तो एकल नागरिकता जो है भारतीय संविधान के संघीय चरित्र का समर्थन नहीं करती है। कौन सा, एकल नागरिकता भारत के संघीय चरित्र का समर्थन नहीं करती है। आपको विकल्प नंबर इस प्रश्न नंबर 71 में विकल्प तब बताना है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हुए विकल्प बताना है। तो आपको पहला सूची में जो प्रथम सूची है उसमें दिया गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून अनुच्छेद 141, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्रीय अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले की समीक्षा करने की शक्ति अनुच्छेद 137 तथा विशेष अनुमति द्वारा अपील अनुच्छेद 136। अर्थात विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से किस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी गई। तो यह है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आपको मामले दिए गए हैं 4 मामले, इनमें से बताना है कि कौन सा पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए तथा उचित कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो आपका राष्ट्र हित में राज्य के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति, तो अनुच्छेद 249 में, तथा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान स्टेट विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 250 में, संधियों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद की शक्ति 253 में, तथा राज्यों की सहमति से राज्यों के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति 251 के अंतर्गत दी गई है। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो है ही, साथ में आपको अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो मौलिक अधिकारों का वह कौन सा अनुच्छेद है जिनको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आपका अनुच्छेद 20 व 21 है, जिनको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है अभिकथन दिया गया है तथा कारण दिया गया है। आपको बताना है कि अभिकथन और कारण के अंतर्गत जो नीचे दिए गए प्रश्न है इनको आंसर करना है। अभिकथन आपका कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल सही। दूसरा कहता है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की संसद की पूर्ण शक्ति को प्रतिबंधित किया गया है। कारण भी सत्य है। अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि दोनों ए व आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि खंड के अनुच्छेद
खंड के अनुच्छेद 51A द्वारा जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था संविधान 86वां संशोधन, संविधान का 86वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से तैयार किया गया। तो ये तैयार किया गया था मोंटेस्क्यू द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोंटेस्क्यू द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि कानून का शासन का अर्थ क्या है? आमतौर पर आप सुनते हैं ज्यादातर कि कानून का शासन, कानून का शासन। तो कानून के शासन का क्या अर्थ है? तो कानून के शासन का अर्थ है कानून की सर्वोच्चता तथा कानून के समक्ष समानता, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, कानून की सर्वोच्चता तथा कानून के समक्ष समानता। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो आपका सूची 1 के अनुसार विवेक का दुरुपयोग, विवेक का दुरुपयोग क्या कहलाता है? शक्ति की कमी। विवेक का दुरुपयोग, शक्ति की कमी, कानून के समक्ष समानता, कानून का शासन कहलाता है। अभी उपरोक्त प्रश्न में हम ये बात पढ़ चुके हैं। तीसरा कहता है प्रत्यायोजित कानून, तो ये कहता है अल्ट्रा वायरस अर्थात शक्तियों का पृथक्करण, चेक एंड बैलेंस। तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है परमादेश की रिट जारी की जा सकती है। जो परमादेश की रिट जारी की जा सकती है तो यह प्राधिकरण को कार्य करने के लिए मजबूर करे, प्राधिकरण को कार्य करने के लिए मजबूर करें के लिए परमादेश की रिट जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है लोकस स्टैंडी के सिद्धांत, लोकस स्टैंडी के सिद्धांत का अर्थ है। तो जो लोकस स्टैंडी के सिद्धांत का अर्थ है कि याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने का अधिकार, याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने का अधिकार देती है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो आपका जो सत्य कथन है वह अधिनियम या कानून द्वारा अधिकृत होने पर प्रत्यायोजित विधान का पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है, प्रत्यावर्ती विधान का पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है संवैधानिक कानून का संबंध सरकार के आराम से संगठन और कार्यों से है, जबकि प्रशासनिक कानून उस संगठन और उन कार्यों से संबंधित है जो गति में है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन इनमें से दिए गए विकल्प में किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। यह कथन इनमें से दिए गए विकल्पों में से किसी के द्वारा। अगला प्रश्न आपका कहता है संवैधानिक कानून का संबंध सरकार के आराम से संगठन और कार्यों में है, जबकि प्रशासनिक कानून उस संगठन और उन कार्यों से संबंधित है जो गति में है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो मित्रों यह कथन आपका कहा गया था उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न बार बार हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक से अधिक बार पढ़ने पर यह प्रश्न पूरी तरह से याद हो जाए, रिपीट हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्यों वारंटों की रिट जारी की जा सकती है? क्यों वारंटों की रिट जारी की जा सकती है? यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। क्यों वारंटों की रिट जारी की जा सकती है? तो आपका सही विकल्प होगा सार्वजनिक पद धारण करने वाले सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ। किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? सार्वजनिक पद धारण करने वाले सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ, सार्वजनिक पद धारण करने वाले सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ। अगला प्रश्न आपका कहता है न्याय शास्त्र को सकारात्मक कानून के औपचारिक विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? न्याय शास्त्र को, आप पहले यह सेंटेंस समझें, फिर उसके जो प्रतिपादित है इसको परिभाषित करने वाले हैं, आपको यह समझना है कि किसने प्रतिपादित किया। आपका प्रश्न कहता है न्याय शास्त्र को सकारात्मक कानून के औपचारिक विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? तो आपका सही आंसर होगा नीदरलैंड ने। किसने परिभाषित किया? नीदरलैंड ने परिभाषित किया। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक कानूनी अधिकार कानूनी न्याय के एक नियम द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित एक हित है, जिसके उल्लंघन में एक हित कानूनी गलत होगा जो उसके हित में है और जिसका सम्मान कानूनी रूप से कानूनी है। यह द्वारा कहा गया था। आपको बताना है कि यह किसके द्वारा कहा गया था। तो इसका सही आंसर होगा सालमंड। किसके द्वारा कहा गया था? यह सालमंड के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है कॉर्पोरेट व्यक्तित्व एकमात्र प्रक्रियात्मक रूप है जिसका उपयोग तत्काल उद्देश्य के लिए सुविधाजनक तरीके से काम करने के लिए किया जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था आनफील्ड के द्वारा। आपको दिए गए 3-4 प्रश्न लगातार जो है कथनों पे पूछे जा रहे हैं कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। इन कथनों पे कंफ्यूजन नहीं करना है। 2 बार इस वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, तो इन कथनों को बार बार अगर देखते रहेंगे तो ये कथन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो आपका ये प्रश्न कहता है कि कॉर्पोरेट व्यक्तित्व तो एकमात्र प्रक्रियात्मक रूप है जिसका उपयोग तत्काल उद्देश्य के लिए सुविधाजनक तरीके से काम करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो आनफील्ड के द्वारा कहा गया। याद रखें, आनफील्ड के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका जो कथन है कि एक बार खो जाने पर कब्जा वापस नहीं किया जा सकता, यह कथन सत्य नहीं है। एक बार खो जाने पर कब्जा वापस नहीं किया जा सकता, यह कथन आपका सत्य नहीं है। एक बार खो जाने पर कब्जा वापस नहीं किया जा सकता, यह कथन आपका सत्य नहीं है।
अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों को आइंस्टीन ने पूर्ण कर्तव्यों की श्रेणी में शामिल किया था। आपको कर्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किन कर्तव्यों को पूर्ण कर्तव्यों की श्रेणी में शामिल किया गया था। तो याद रखें मित्रों, ये दिए गए जो कर्तव्य हैं इनमें से विकल्प नंबर डी आपका सही है कि मैं, द्वितीय और तृतीय। द्वितीय मतलब कर्तव्यों के संबंध में स्वयं, और तृतीय कहता है संप्रभु के प्रति कर्तव्य, संप्रभु के प्रति कर्तव्य। अर्थात जो आइंस्टीन ने पूर्ण कर्तव्यों की श्रेणी में किसको शामिल किया था, कर्तव्यों के संबंध में स्वयं और संप्रभु के प्रति कर्तव्य। तो मैं, द्वितीय और तृतीय वाले तीनों विकल्प सम्मिलित किए गए थे। अगला प्रश्न आपका कहता है कब्जे के भौतिक तत्व के रूप में कहा जाता है। कब्जे के भौतिक तत्व के रूप में क्या कहा जाता है, खरीद का निकाय। क्या कहा जाता है, कब्जे के भौतिक तत्व के रूप में खरीद का निकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खरीद का निकाय। अगला प्रश्न आपका कहता है अभिकथन दिए गया है, कारण दिए गए हैं, दोनों को पढ़ करके आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो अभिकथन आपका कहता है कि बाद की शर्त के अधीन स्वामित्व निहित स्वामित्व है, और दूसरा कहता है कारण कहता है कि अधिग्रहण और स्वामित्व उसके